हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम फिर अपनी क्लास लेके आए हैं। आज हम फिर से जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अपना मनी वाला टॉपिक, जिसमें हम मुद्रा के बारे में पढ़ रहे थे, आज उसी का ये नेक्स्ट आपका क्या है टॉपिक है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनको आप बखूबी देख सकते हैं। जिसकी मैंने मैराथन क्लास भी बनाई है, एक संपूर्ण प्राचीन इतिहास की, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास की भी बनाई है, और दो मैराथन क्लास मैंने बनाई हैं आपके आधुनिक इतिहास पर, तो ये भी आप देख सकते हैं। और हमने भारतीय भूगोल, जो कि बहुत अच्छा एक आपका जीएस का एक सेगमेंट रहता है, मैंने उसको भी कवर कर दिया है। और उसकी भी दो आपकी मैराथन क्लास बनी हुई हैं, जो कि इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड हैं। और उसके बाद मैंने एक अभी हाल ही में वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन क्लास बनाई है, जिसमें मैंने कंप्लीट आपके पांचों महाद्वीप, महासागर और उससे रिलेटेड जो भी आपकी होती हैं, जिसमें मैंने आपका अक्षांश देशांतर भी पढ़ाया है और आपका जो यूनिवर्स है वो भी पढ़ा दिया है। और उसके बाद इंडियन पॉलिटी की भी क्लास मैंने कंप्लीट करा दी हैं, और इनकी भी मैराथन क्लास आपको चैनल पे मिलेंगी, तो ये भी आप देख सकते हैं, दो क्लासें हैं। अब हम आते हैं अपने मुद्रा के, जो हमारा सेकंड पार्ट बचा हुआ था, क्योंकि एक पार्ट हमने इसको कवर कर लिया है। और ये बहुत मतलब एक बड़ा टॉपिक था, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही क्लास में एक टॉपिक को करा देता हूँ, लेकिन जब बड़ा टॉपिक होता है तो क्लास दो लग ही जाती हैं। और ये इतना बड़ा टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मैंने अभी इसको, क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने बनाया है मैंने हाल ही में पढ़ा है इसको, तो 2 से 4 क्लासें मैंने पढ़ी हैं, तब जाके ये बनाया। 4 क्लासें 4 घंटे की पढ़ के तब ये मैंने बनाया है। और मैं आपको ये 2 क्लासों में दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिखना नहीं पड़ेगा पढ़ाते टाइम, मैं पहले से ही लिख के लाया हूँ। अब देखिए, हम मुद्रा को हमने काफ़ी चीज़ें समझ ली थी। हमने हिस्ट्री ऑफ मुद्रा को समझा था, जिसमें हमने वस्तु विनिमय जैसी प्रणाली को देखा था। हमने कॉइन्स के बारे में जाना था, कितने तरीके के कॉइन हो सकते हैं। और हमने देखा था कि जो भारत में जो सिक्के बने हैं, भारत में जैसे आपके पहले आपका किस राजा ने जारी किए शुद्ध सोने के सिक्के, ऐसे हमने सारी चीज़ों को देखा था। और हमने नोटों के बारे में भी जाना था कि नोट आपके आरबीआई ने कब कौन सा नोट छापा, नोटबंदी के बारे में देखा था। आज हम उसके आगे का थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं मुद्रा के प्रकार क्या क्या होते हैं। मुद्रा के प्रकार, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, आपकी क्या होती है, एक हार्ड करेंसी होती है। इसमें मैंने मुद्रा की जो करेंसी के जो टाइप्स होते हैं, जो भारत में या विदेश में कहीं भी चलते हैं, तो इसमें आपके क्या होती है, एक आपकी क्या होती है हार्ड करेंसी होती है, एक आपकी क्या होती है सॉफ्ट करेंसी होती है। ये मुद्रा के प्रकार हैं। हार्ड करेंसी बोले तो सख्त मुद्रा, सॉफ्ट बोले तो मुलायम मुद्रा, गर्म मुद्रा यानी कि हॉट करेंसी। और आपकी प्लास्टिक मनी भी आपने सुना होगा, प्लास्टिक करेंसी जिसको बोल सकते हैं, प्लास्टिक मनी बोल सकते हैं। और एक होती है आपकी आभासी मुद्रा, यानी कि वर्चुअल करेंसी आपकी होती है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके आगे भी हम चीज़ें पढ़ेंगे। आपको एक बार दिखाई देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो आपके यही हो गया। उसके बाद हम मोड ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, आईएफसी और एमआईसीआर, चेक, ओवरड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, सीबीएस, ये सारी चीज़ें, एलपीएसएस, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। काला धन क्या होता है, एनपीसीआई के बारे में पढ़ेंगे। एनपीसीआई के जो टूल हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके ये आपके टूल दिख रहे हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों, सख्त मुद्रा को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या है सख्त मुद्रा? इसको हम बोलते हैं हार्ड करेंसी। क्या बोलते हैं दोस्तों? हार्ड करेंसी बोलते हैं। ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध ना हो। क्या लिखा है मैंने? ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड करेंसी बोलते हैं। हार्ड मतलब जो बड़ी मुश्किल से आपकी क्या है, आपकी उपलब्ध हो, जिसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े, ऐसी चीज़ों को हम हार्ड बोलते हैं, वैसे भी और ऐसे भी। अब इसका क्या होता है, इसकी मांग क्या होती है दोस्तों? इसकी मांग क्या होती है? ज़्यादा इसकी होती है मांग, इसकी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी हाई डिमांड होती है। और जो आपूर्ति होती है वो इसकी बड़ा ही कम होती है। मतलब इसकी मांग तो बहुत है, चाहते तो बहुत लोग हैं इसको, लेकिन ये पूर्ति, इसकी आपूर्ति बहुत कम है। मतलब अगर 100 लोग इसके ग्राहक हैं, तो मिल आपकी बहुत, ऐसे समझो कि 2-4 को मिल पाती है, तो मतलब मिल कम को पाती है, और मांगने वाले बहुत होते हैं।
यानी कि यहाँ पे क्या लग जाता है, डिमांड आपकी क्या है, ज़्यादा है और सप्लाई आपका क्या है, कम है। और ये आपकी कहाँ पे होती है, विकसित देशों में होती है। जो आपके डेवलप्ड कंट्री होते हैं, एकदम डेवलप विकसित आपके देश होते हैं ना, वहाँ पे ये मुद्रा आपकी क्या है, पाई जाती है। उन देशों की ये मुद्रा होती है। अब एक होती है आपकी मुलायम मुद्रा। मुलायम बोले तो सॉफ्ट करेंसी, ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल इसका जस्ट आपका उल्टा ही है, किसका, जो सख्त मुद्रा है उसका बिल्कुल उल्टा आपका ये आपकी होती है। इसमें क्या होता है, मांग आपकी कम होती है, मतलब मांगने वाले बहुत कम लोग हैं, 2 ही 4 लोग हैं, और आपूर्ति इतनी है कि अगर 100 लोग भी हों तब भी आपको उनको आप दे सकते हैं। तो ये क्या होती है, इसकी आपूर्ति ज़्यादा होती है, हाई सप्लाई होती है और लो डिमांड होती है। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चेंज करने को भूल गया हूँ। यहाँ पे क्या करना था मुझे, यहाँ पे मुझे करना था डिमांड आपकी क्या है, लो, और आपकी सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, तो इसको सही कर देंगे। लेकिन आप इसको समझ ही गए हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। ये कट कॉपी पेस्ट में बड़ा ही थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कितना भी ध्यान दूँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। विकासशील देशों की ये मुद्रा होती है। जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं ना, जो विकास की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जैसे हमारा इंडिया हो गया और भी देश हो गए, तो ये हमारे विकास की तरफ जो है विकास कर रहे हैं, ये इन देशों की करेंसी होती है। अब आपकी गर्म जो करेंसी, जिसको हार्ट मुद्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HOT, हार्ट करेंसी बोलते हैं। ये जो मुद्रा है इसकी क्या है, पलायन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। पलायन सर क्या होता है, मतलब ये ऐसी मुद्रा होती है, ये एक हाथ में रुकती नहीं है, ये बहुत जल्दी पलायन करती है। मतलब इसकी जो चलने की जो आप जैसे कहते हैं ना कि आप देखिए जाके आपके पास 2000 का नोट हो तो आप जाएंगे ना तो वो कम लोग लेंगे। अगर आपके पास 500 का नोट हो तो वो ज़्यादा लोग ले लेंगे। अगर 100 के नोट हो तो वो हर कोई ले लेता है। तो ये आपके क्या पलायन करने की जो क्षमता होती है ना, वो आपकी गर्म मुद्रा कहलाती है। अब इसकी क्या है, तरलता यानी लिक्विडिटी आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत जल्दी आपकी क्या है, रन करती है, बहुत फास्ट इसमें क्या होती है, चलने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि डॉलर क्या होती है, ये आपको हर किसी को ज़रूरत है, क्या है, हर किसी को ज़रूरत है डॉलर। क्योंकि डॉलर में क्या होता है ना कि यहाँ का भारत का अगर 80-85 रुपये हैं तो वो $1 बन जाता है। तो डॉलर हर कोई चाहता है कि हमारे पास डॉलर हो, और इसकी पलायन क्षमता बहुत होती है, हर कोई चाहता है डॉलर हो। तो डॉलर को बहुत लोग चाहते हैं, इसीलिए लोग विदेशी व्यापार करते हैं, क्योंकि डॉलर कमाते हैं। भारत लोग देश अमेरिका के साथ व्यापार करता है, निर्यात अपना भेजता है, ताकि विदेशी मुद्रा यानी डॉलर की प्राप्ति हो सके। और ये विकसित देशों में आपका होता है, क्या होता है, जैसे कि USA हो गया, कनाडा हो गया, ऐसे देशों में आपका ये देखने को मिलता है। और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, डॉलर का आपका क्या है, ये सिंबल है, ये आपका क्या है, इमेज है। इस तरह का आपका डॉलर होता है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा इस तरह का आपका क्या होता है, ये डॉलर होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, $1, आपको दिख रहा होगा $1, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें लिखा भी है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, प्लास्टिक मनी। हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। क्या पढ़ ली हमने, आपकी हॉट मुद्रा पढ़ ली, हमने सख्त मुद्रा पढ़ ली, मुलायम पढ़ ली, और आपकी गर्म मुद्रा पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ते हैं, ये प्लास्टिक वाली पढ़ते हैं, यानी कि हॉट करेंसी पढ़ते हैं। क्या है, देखिए, प्लास्टिक मुद्रा यानी कि प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं, जो ATM कार्ड होते हैं ना, इन्हीं को हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं। प्लास्टिक, क्योंकि ये प्लास्टिक के ही तो होते हैं ना, कार्ड होते हैं ना, लेकिन इनमें क्या होती है, मनी होती है। हम जब भी चाहें ATM से पैसे निकाल लेते हैं, यानी कि ये भी हमारे पास क्या है, एक मनी की तरह ये काम करता है। तो ये प्लास्टिक मनी कहलाती है। क्या बोलते हैं, ATM। और ATM की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको एडजेक्टिव याद रखना, ऑटोमेटेड होता है, ना कि कभी भी ऑटोमेटिक कहना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपका इसका नाम होता है, ATM का फुल फॉर्म। और इसमें क्या होता है, एक तो आपका क्रेडिट कार्ड होता है, एक आपका क्या होता है, डेबिट कार्ड होता है। ATM 2 प्रकार के होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। आपके ये कार्ड कितने होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, क्रेडिट होता है और डेबिट होता है। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जब खाते में पैसे ना हों फिर भी पैसे हम इससे निकाल सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। ऐसा मतलब एक कार्ड देती है बैंक आपको, ऐसा कार्ड आपको देती है कि अगर आपके पास पैसे ना रहें आपके अकाउंट में और तत्काल आपको पैसों की ज़रूरत हो, तब भी आप क्या है, ये एक ऐसा कार्ड होता है जिससे आप, इसकी लिमिट होती है 20,000 की, 30,000 की, 50,000 की, जैसी सर आपकी क्या बोलता हूँ बैंक आपकी लिमिट बना के दे, वो बैंक टू बैंक आपकी क्या करती है, वेरी करती है।
तो उस हिसाब से आप पैसे निकाल सकते हैं। मान लिया मेरे खाते में जीरो बैलेंस है और मुझे आपके क्या है 20,000 रुपये आपको क्या है मुझे अभी क्या है देने हैं, तो मैं क्या करूँगा, अभी जाऊँगा आपका क्रेडिट कार्ड लेके एटीएम पे लगाऊँगा और एटीएम से पैसे निकाल लूँगा और आपको दे दूँगा। फिर जब मेरे पास हो जाएंगे तो मैं अपने खाते में फिर से डालूंगा और वो आपके कट भी जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक विंडो खुलती है और वो विंडो क्या होती है, 30 से 45 दिन की विंडो होती है। हर बैंक टू बैंक आपका ये वेरी करता है कि वो कितने दिन की विंडो रखता है। तो 30 से 45 दिन की विंडो होती है। इस दौरान अगर आप वो पैसा जमा करते हैं तो आपसे कोई ब्याज नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड की इमेज आपकी क्या है लगा रखी है, तो ये आप देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, SBI क्रेडिट कार्ड। क्या लिखा है, SBI कार्ड। और ये क्या है आपका क्रेडिट कार्ड आपका होता है, SBI का क्रेडिट कार्ड। अब आगे देखते हैं, अब आपका क्या है डेबिट कार्ड। ये क्या है, खाते में पैसे होने चाहिए तब आप पैसे क्या है निकाल सकते हो। इसमें क्या है, खाते में आपके पैसा है तभी आप निकाल सकते हो। अगर 20,000 है तो 20,000 भी निकाल सकते हो, 10,000 तो 10, मतलब आपके बैलेंस जो भी आपके खाते में है वही आप यूज कर सकते हो। उसको डेबिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब एक तरीके से आप लोन ले सकते हो बैंक से, आपको जब भी चाहिए तब, लेकिन आपको चुकाना तो पड़ेगा ही। अब ये आपका क्या है डेबिट कार्ड आपका होता है। ये अब मैंने कार्ड बना भी दिए हैं। अब डेबिट कार्ड के कई एक प्रकार होते हैं, जैसे कि वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, रुपे कार्ड है, और भी कई प्रकार होते हैं। मैं यही 3 लिख के लाया हूँ क्योंकि ये बहुत ही फेमस होते हैं। अब इसका देख लिए, वीज़ा कार्ड क्या होता है, ये सबसे सामान्य कार्ड होता है और इसका उपयोग वीज़ा भुगतान जहाँ पर भी होता है। मतलब ऐसा नहीं वीज़ा बनवा रहे हैं तो वहीं आपका भुगतान होगा, मतलब जहाँ पर भी ये कार्ड स्वीकारेबल है वहाँ पे जहाँ पे भी एक्सेप्टेबल है वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या बोलता हूँ, यहाँ पे देखिए इस पर लिखा भी है वीज़ा। क्या लिखा है, वीज़ा गोल्ड इसका लिखा नाम है। और ये वीज़ा कार्ड आपका होता है। देखिए आपको कहाँ पे लिखा है वीज़ा, ये आपको दिख रहा होगा कि ये लिखा है आपका वीज़ा कार्ड, वीज़ा गोल्ड। अब दूसरा आपका क्या है, मास्टर आपका कार्ड होता है एक। ये मास्टर कार्ड ये आपका ऐसा कार्ड होता है जो आप इंडिया में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप विदेश में जाते हो तब भी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका उपयोग कर सकते हो। और क्या उपयोग है इसका, ऑनलाइन आप लेन देन कर सकते हो, ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हो, ये सारे काम इससे आप कर सकते हो। अब एक आपका रुपे कार्ड होता है। रुपे कार्ड ये एनपीसीआई ने आपका डेवलप किया है। एनपीसीआई जानते हैं ना, अभी आगे बताऊंगा एनपीसीआई क्या होता है। जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। और ये केवल आपका भारत में स्वीकार है, मतलब ये केवल और केवल इंडिया में घरेलू कार्ड होता है। रुपे क्या होता है, एक डोमेस्टिक आपका क्या है क्रेडिट डेबिट कार्ड होता है। वही आपका ऑनलाइन खरीदारी, खुदरा दुकानों, उपयोगिता बिल, ये सारे काम इससे आप कर सकते हो। बिल पे कर सकते हो, कोई भी पेमेंट कर सकते हो। ये आपका क्या होता है, ये प्लास्टिक मनी आपकी हो गई। आगे बढ़िए, अब आपके आते हैं आभासी मुद्रा पे। इसको सर क्या बोलते हैं, वर्चुअल करेंसी बोलते हैं। आपने शायद नाम सुना होगा, आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, आपने बिटकॉइन जैसे नाम सुन रखे होंगे। तो यही आपके क्या होते हैं, आभासी मुद्रा में आपके आते हैं। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। मतलब आपने कभी, जैसे कि आप देखते हैं रुपया क्या होता है, नोट होते हैं, सिक्के होते हैं, आप उनको टच कर सकते हो, हाथ में ले सकते हो, महसूस कर सकते हो हाथ में लेके, लेकिन इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये केवल आपके क्या होते हैं, वर्चुअल रूप में होते हैं। कंप्यूटर जनित एक आपकी क्या होती है, एक करेंसी होती है। क्या होती है, जनरेटेड बाय कंप्यूटर। और इसको डेवलप किसने किया था, सातोशी नाकामोटो एक जापान के व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया था। ये इस तरह का इसका सिंबल होता है बिटकॉइन का। मैंने यहाँ पे सिंबल भी बना दिया, ये बिटकॉइन का सिंबल है। और ये आपकी क्या है, इसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। बिटकॉइन आपका क्या है, क्रिप्टो करेंसी का ही एक प्रकार है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, इनका कोई विधिक दर्जा तो नहीं होता है, लेकिन एक देश है जिसने इसको विधिक दर्जा दे रखा है। और वो पहला देश है जिसने इसको विधिक दर्जा दे रखा है, उसका नाम है अल सल्वाडोर। तो जो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी, इसको डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं, बिटकॉइन भी बोलते हैं, इसको जो वैधानिक दर्जा दे रखा है वो आपका अल सल्वाडोर ने दे रखा है। और विधिक दर्जा, इसकी कोई सार्वजनिक पहचान नहीं है। विधिक दर्जा मतलब कब मिलता है, जब किसी करेंसी की एक सार्वजनिक पहचान बनती है, जैसे कि हमारा रुपया हो गया, जैसे कि डॉलर हो गया, इनकी एक विधिक आपकी क्या है, लीगल टेंडर इनका होता है। लेकिन ये जो है, इसका कोई वैधानिक वो तो होता नहीं है। लेकिन अल सल्वाडोर एक देश ऐसा है जिसने इसको वैधानिक दर्जा दे रखा है। अब ये जो आपका होता है ना,
इसके बड़े ही पर्यावरणीय नुकसान भी होते हैं, बड़े ही पर्यावरणीय इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी मुद्रा को जनरेट करने में बहुत ऊर्जा, बहुत एनर्जी की आपकी क्या होती है, खपत होती है। बहुत सारी कंपनियां इसमें बहुत सारा क्या है, अपना क्या है, पावर को इन्वेस्ट कर देती हैं, तब जाके ये जनरेट होती है। मशीनों का बहुत ज़्यादा खर्च होता है, अधिक ऊर्जा का इसमें दोहन होता है, ऐसे ही थोड़ा ना बन जाती है कोई भी करेंसी। तो ये आपके क्या है, पर्यावरणीय इसके नुकसान भी होते हैं। और ये आपकी क्या है, विधिक दर्जा किसने दिया इसको? अल सल्वाडोर ने दिया है। अब दो तीन वर्ड हैं जिनको आपको बखूबी पता होना चाहिए, उनको मैं पहले समझा देता हूँ। एक आपका वर्ड होता है डिबेजमेंट। क्या होता है? डिबेजमेंट होता है। और एक आपका होता है टैक्स इवेजन, एक आपका होता है वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूशन। और तीसरा वाला जो वर्ड है ये बहुत अपने आप में विस्तार रखता है। अब समझते हैं। ये जो डिबेजमेंट है ना, इसका मतलब क्या होता है? मूल्य की गुणवत्ता को कम करना। क्या होता है? मूल्य की गुणवत्ता जो होती है ना, उसको कम कर देना। जैसे कि आपका कोई, आपका क्या बोलता हूँ, आपका जो सिक्का होता है ना, कोई भी सिक्का होता है, कोई भी आपका कॉइन होता है, उसमें मान लिया कोई गोल्ड का कॉइन है। अब वो कॉइन जो गोल्ड का है, उसमें मान लिया कि जो गोल्ड है ना, वो काफ़ी मात्रा में आपका गोल्ड लगा हुआ है। जैसे ये सिक्का है, अब इस गोल्ड के कॉइन में बहुत सारा गोल्ड इसमें लगा है। अब इसको क्या किया, एक दूसरा इसका सिक्का इसके जगह पे बना दिया और उसमें गोल्ड की मात्रा को कम कर दिया है। तो इसी को क्या कहेंगे हम? डिबेजमेंट कहेंगे। मतलब क्या है, आप किसी मुद्रा की क्वालिटी को, मुद्रा की वैल्यू को ही, गुणवत्ता को अगर कम कर रहे हैं ना, जो उसमें गुणवत्ता है ना, क्वालिटी है ना, उसको कम कर रहे हैं, तो उसको डिबेजमेंट कहते हैं। और ये ऐसे एडजेक्टिव आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। अब टैक्स इवेजन, ये तो आपका बहुत अच्छा टर्म है। टैक्स इवेजन क्या कहलाता है? तो नैतिक या अनैतिक तरीके से अगर आप कर चोरी करते हैं, कर से बचते हैं, किसी भी तरह से अगर आप कर जैसी चीज़ को, टैक्स जैसी चीज़ को पे नहीं करते हैं, टैक्स को किसी भी तरह आप छुपाते हैं, तो वो आपका क्या है, टैक्स इवेजन कहलाता है। क्या कहलाता है? टैक्स इवेजन कहलाता है, कर अपवंचन कहलाता है। ये आपको टर्म याद होने चाहिए, बहुत आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब ये है वित्तीय समावेशन, इसको आप समझिए। क्या है वित्तीय समावेशन? इसको बहुत अच्छे से समझना दोस्तों। फाइनेंशियल इंक्लूशन, ये टर्म एक ऐसा है जो पूरी की पूरी बैंकिंग व्यवस्था को अपने आप में समेटे हुए है, पूरे के पूरे आपकी क्या है, इकोनॉमी को समेटे हुए है। तो इसको समझते हैं। जो लोग, देखिए इसमें क्या है, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। और इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वो सारा का सारा आपका क्या होने वाला है, वित्तीय समावेशन ही होने वाला है। और जो मुद्रा का जो अभी तक विकास हुआ, जो बैंक्स खुली, ये सब वित्तीय समावेशन का ही एक क्या है, एक वित्तीय समावेशन का ही परिणाम है। जो लोग बैंक से जुड़े नहीं हैं, क्या लिखा है, जो लोग बैंक से जुड़े नहीं हैं उनको बैंक से जोड़ना, उन्हीं को बैंक, मतलब जो लोग बैंक से जुड़े नहीं हैं उनको बैंक से जोड़ना, ये क्या कहलाता है, वित्तीय समावेशन कहलाता है। वैसे सीधी सीधी इसकी डिफिनेशन है, ये क्या है, जो लोग यानी कि पीपल हु आर नॉट कनेक्टेड टू द बैंक, उनको क्या है, बैंक से जोड़ना है। जो आपके बैंक से नहीं कनेक्टेड है उनको बैंक से जोड़ना है। और ये सबसे पहले आपका मतलब ये हो तो बहुत दिनों से रहा है, लेकिन इसको एक बड़े स्तर पे क्या है किया गया था, जनधन एक योजना आई थी उसके द्वारा, और बैंक अकाउंट ओपन किए गए थे। क्योंकि बहुत से लोग बैंक अकाउंट नहीं रखते थे, तो सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम्स निकाली, अगर आप ये खाता खुलाते हो जनधन अकाउंट, तो आपके खाते में हम 5,000 रुपये डालेंगे। ऐसी स्कीम्स बता के लोगों को क्या किया गया, लोगों को बैंक से जोड़ा गया, लोगों को बैंक जैसी चीज़ों से उनको क्या है, जोड़ा गया, ताकि वो लोग बैंक के लाभ को समझ सकें, बैंक की सुविधाओं को समझ सकें, और अपने जो पैसे हैं उसको सुरक्षित रख सकें। और क्या है, जो बैंक होता है ना, ये एक बहुत बड़ा टर्म होता है बैंक, जिसमें बहुत सारी आपकी क्या होती हैं, स्कीम्स होती हैं, उनको समझना, उनसे जोड़ के रखना लोगों को। इसके लिए ये वित्तीय समावेशन जैसा टर्म उठाया गया, और इसके लिए जनधन जैसी योजना लाई गई, जिसमें बहुत सारे बैंक अकाउंट खोले गए थे लोगों के। अब इसके आधार पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या होता है। बहुत सारा चीज़ होता है। सीधा सीधा इसका मतलब क्या है, लोगों को बैंक से जोड़ना किसी भी तरह। जैसे कि बीसी खोले गए गांव में, जनसेवा केंद्र खोले गए गांव में, ताकि लोग वहां पे अंगूठे से अपने फिंगर के द्वारा लोग पैसे निकाल सकें, पैसे जमा कर सकें। ये सब क्या है, यही सब वित्तीय समावेशन है। लोगों को बैंक घर तक जाके उनको बैंक पहुंचाना, ये लोगों का क्या है, यही वित्तीय समावेशन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र मनी।
अब पैसे भेजने के तरीकों को समझते हैं। जैसे कि हम पैसे भेजते ही हैं, भेजते ही रहते हैं, कहीं इधर भेजे, कहीं उधर भेजे, कहीं से मंगाए, तो दोस्तों को भेजते हैं। तो ये पैसे भेजने के तरीके क्या क्या होते हैं, तो ये आपको तरीके पता होने चाहिए, इनसे आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ये 3 तरीके आपके बहुत फेमस हैं, जैसे कि आरटीजीएस हुआ, और आपका क्या आरटीजीएस हुआ, एनएफटी हुआ, और आपका आईएमपीएस हुआ। ये आपके तरीके होते हैं पैसे भेजने के, और ये तरीके आपको पता होने चाहिए। अब मैं इनको समझाता हूँ आप लोगों को, इनको क्या करता हूँ, समझाता हूँ पैसे भेजने के तरीके। देखिए यहाँ पे मैंने उसकी कुछ स्लैब्स रख रखी हैं, मतलब क्या क्या उसमें करना होता है। अब जैसे ये आरटीजीएस है, ये आपका एनएफटी है, ये आपका आईएमपीएस है। अब ये जो दोनों तकनीकें हैं, ये आरबीआई की आपकी तकनीक है, ये आपकी क्या है, एनपीसीआई की तकनीक है। लेकिन वैसे तो आपकी सारी चीज़ें ये कनेक्टेड ही हैं। अब देखिए इस्टेब्लिशमेंट, ये जो आरटीजीएस हुआ था ना, ये कब आया था, इसका विकास कब हुआ था, इसका डेवलपमेंट कब हुआ था, तो ये मार्च 2004 की घटना है। आरटीजीएस जैसी सुविधाओं को लाया गया था। और जो एनईएफटी है, ये नवंबर 2005 में आई थी। तो इनकी डेट आपको पता होना चाहिए, एनईएफटी कब स्टार्ट हुआ था। एनईएफटी कब आया था, नवंबर 2005 में। और जो आईएमपीएस आया, ये 22 नवंबर 2010 को शुरू किया गया था। समझ में आया, बिल्कुल समझ आया सर। और इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए, जैसे कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होती है। क्या होती है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होती है, ये आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है। और आपको ये दे दिया जाएगा रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जैसी फुल फॉर्म को। रियल टाइम आपका क्या होगा, ग्रैंड सेटलमेंट लिखा होगा, रियल टाइम गुड सेटलमेंट लिखा होगा, ऐसे आपको कुछ भी लिखा रहता है और आपको सही फुल फॉर्म पहचानना पड़ती है। एनईएफटी की फुल फॉर्म आपकी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसको कहते हैं। राष्ट्रीय विद्युत विद्युत कोष भुगतान, क्या होता है, राष्ट्रीय विद्युत कोष भुगतान, इसका हिंदी हो जाएगा। आईएमपीएस की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, ना कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, मैं आपको पहले ही अवेयर कर देता हूँ कि ये ऐसा हो सकता है। तो आपको सर्विस याद रखना है, पैसे भेजने के तरीके, ये क्या है, आपकी एक सर्विस है आईएमपीएस, तो इसको याद रखना। अब इसकी टाइमिंग क्या होती है, मतलब ये कब कब काम करता है, तो ये टाइम क्या है इसका, 24 घंटे 7 दिन, मतलब एवरी टाइम आपका क्या है, ये काम करता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये सब जगह काम करता है, हर एक टाइम पे काम करता है, चाहे एनईएफटी हो, आपका आईएमपीएस हो, आरटीजीएस हो। तो इसको तो आप याद ही रखेंगे, याद ही नहीं रखना। और ये जो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है, आरटीजीएस है, इसका बैच क्या होता है, ये बैच में नहीं काम करता है, ये इंस्टेंट आपका काम करता है। मतलब आपने पैसे जमा किए, इधर आप जमा करोगे तो उधर आपके क्या है, पैसे आपके पहुंच जाएंगे दूसरे के खाते में। तो ये आपका क्या होता है, आरटीजीएस आपका इंस्टेंट आपका ट्रांसफ़र करता है, पैसों को तत्काल आपका क्या है, ट्रांसफ़र करता है। और ये जो एनईएफटी होता है, ये बैच में काम करता है। सर बैच में कैसे, जैसे अभी आपने कहीं भी पैसे भेजे हैं, अभी आप भेजते हैं, तो ये अगले 30 मिनट के बाद आपका क्या है, पैसा वहाँ पे पहुँचेगा। 30 मिनट का टाइम लेगा और 30 मिनट के बाद आपका क्या है, पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बैच में आपका क्या है, काम करता है। और इसका पर बैच आपका 30 मिनट का रहता है, मतलब जो भी आप पैसे ट्रांसफर करेंगे वो 30 मिनट के बाद ही पहुँचेंगे आपके जिसमें आपने भेजे हैं वहाँ। और ये जो आईएमपीएस है, ये इमीडिएट कर देता है, क्योंकि इसका नाम ही है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तत्काल भुगतान सेवा। तो ये तुरंत आपका क्या है, ये कर देता है। अब ये इमीडिएट और आपका इंस्टेंट लगभग एक ही बातें होती हैं, बस अलग अलग टर्म मैंने लिख रखा है क्योंकि अलग अलग सर्विसेज हैं। अब इनकी लिमिट क्या होती है, मतलब कि आरटीजीएस से आप कितना भेज सकते हो, आप एनईएफटी से कितना भेज सकते हो, आप आईएमपीएस से कितना भेज सकते हो। तो ये आपके क्या होते हैं, आपके एक तरीके से मैं बोलूँ तो ये इनकी लिमिट्स होती हैं। जैसे कि इसमें लिमिट क्या है, मिनिमम आपकी, यानी कि कम से कम न्यूनतम आपकी लिमिट जो है 2 लाख रुपए। आप क्या है कि अगर 2 लाख आपको 2 लाख, आप 2 लाख से कम आप इसमें नहीं भेज सकते हो। अगर आरटीजीएस से आप कहीं भेजना चाहते हो तो आपके पास जो पेमेंट है वो 2 लाख से कम का नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम आप 2 करोड़ तक भी भेज सकते हो, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम आप जितना चाहो उतना भेज सकते हो। यहाँ पे 2 करोड़ मैंने लिख दिया है, लेकिन आप जितना चाहो भेज सकते हो। और एनईएफटी में क्या है, मिनिमम आप 1 रुपये भेज सकते हो, 1 रुपये से कम नहीं भेज सकते हो। ऐसा नहीं 50 पैसे भेज सकते हो, ऐसा नहीं है। और आपका मैक्सिमम 5 लाख तक आप
भेज सकते हो। कितना भेज सकते हो? 5 लाख तक आप भेज सकते हो। 5 लाख तक एनईएफटी के द्वारा भेज सकते हो। वैसे 2 लाख था पहले, लेकिन अब 5 लाख कर दिया गया, क्योंकि 2 लाख से यहाँ से स्टार्टिंग हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे भी बढ़ा दिया है कि 5 लाख आप भेज सकते हो। और इसका जो मिनिमम है 1 रुपये है, और जो मैक्सिमम है 2 लाख है। मतलब आईएमपीएस से आप 1 रुपये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 लाख तक ही पेमेंट कर सकते हो। अब इनके जो बेज हैं, जैसे कि क्या क्या चाहिए होगा आपको भेजने के लिए, अकाउंट नंबर चाहिए होता है, आईएफएससी कोड भी चाहिए होता है। आप फ़ोन पे गूगल पे करते हैं ना, वो आईएमपीएस के द्वारा ही ज़्यादातर आपके क्या है पैसे भेजते हैं। और जिसमें आप अकाउंट नंबर लेते हो, अगर किसी अकाउंट पे भेजते हो, और आप क्या बोलते हो आईएफएससी कोड लेते हो, तो ये आईएमपीएस का वाला तरीका हो जाता है। इसमें भी आपका यही लगने वाला है, आपका आईएफएससी कोड और आपका अकाउंट नंबर, यहाँ भी आपका ये लगता है। लेकिन आईएमपीएस में आपका एक और चीज़ भी आती है, एमएमआईडी। क्या होती है? एमएमआईडी होती है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। एक तकनीक होती है पैसे भेजने की। आपसे पूछा जाए एमएमआईडी क्या है, ये भी पैसे भेजने की एक तकनीक है जो आईएमपीएस के द्वारा होती है। और ये 7 डिजिट कोड होता है आपका मोबाइल मनी, जो एमएमआईडी होती है। एमएमआई मतलब मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन। एमएमआईडी जो होती है ना, वो 7 डिजिट का एक कोड होता है। ये पैसे भेजने के तरीके में काम आता है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आईएफएससी कोड के बारे में और एमआईसीआर। ये दो ऐसी चीज़ें हैं। आईएफएससी कोड क्या होता है, इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो आज के बाद कभी भी गलत नहीं होगा। मैं आईएफएससी कोड की पूरी धज्जियाँ उड़ाने वाला हूँ, पूरी की पूरी डिफिनेशन आपको, पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपको समझाने वाला हूँ कि आईएमपीएस क्या होता है, बोलता हूँ क्या आईएफएससी कोड क्या होता है और आपका एमआईसीआर कोड क्या होता है। ये दोनों ही मैं आपको टर्म समझा देता हूँ। पहले आईएफएससी कोड समझेंगे। आईएफएससी कोड क्या कहते हैं? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहते हैं, ना कि सर्विस कोड। ये टर्म बहुत याद रखने वाले हैं। सर्विस और सिस्टम को कभी नहीं भूलना है। आईएमपीएस में सर्विस होता है, आईएफएससी में सिस्टम होता है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये क्या है? एक सिस्टम है जो कि पैसे भेजने का होता है। ये कोड आपका इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। कैसा होता है दोस्तों? अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। और इसमें 11 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 11 डिजिट आपके होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होते हैं। और ये 11 डिजिट आपका कोड होता है। यूनिक कोड होता है, प्रोवाइड बाय आरबीआई। किसके द्वारा प्रोवाइड होता है? आरबीआई के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाता है। मतलब सर क्या है? ये जो आईएफएससी कोड है, हर बैंक का आपका अपना है, एक आईएफएससी कोड दिया जाता है। कोई भी आपका बैंक हो, आपका कहीं खाता है, तो आपकी पासबुक में, आपकी चेकबुक में कहीं ना कहीं उसका मेंशन दिया रहता है आईएफएससी कोड का। तो वो जो आईएफएससी कोड है, हर बैंक का अपना अपना होता है। तो ये आरबीआई के द्वारा इनको प्रोवाइड कराया जाता है। अब इसके एग्जांपल में दिखाता हूँ कैसे कैसे होते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरा एसबीआई का जो खाता है ना, उसका आईएफएससी कोड है। एसबीआई, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे सही से लिखा नहीं है। क्या लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था SBIAN है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। और क्या है, यहाँ पे एक अंक मेरा गायब हो गया है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? SBIAN। क्योंकि जो शुरुआत के 4 अंक होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं? लेटर में होते हैं, यानी कि अल्फ़ा में होते हैं। थोड़ा सा लिखने में भूल गया होगा, SBI लिख दिया, एन लिखे हैं, SBIAN। और आपके 4 टाइम 0 और क्या होते हैं? 725। 11 अंकों का कोड होता है ना। और यहाँ पे कम, एक अंक आपका क्या है? कम है। ये दूसरा वाला देखिए, ये आपका क्या है? बारबो, क्या है? BARB0DANDI। ये भी एक मेरे आसपास का ही एक ब्रांच है, उसका मैंने ये एफसी कोड लिख रखा है। इसका क्या है? बारबो मतलब देखिए, BARB क्या होता है? बैंक ऑफ बड़ौदा। 0 बीच में आपका क्या होता है? ये 0 होता है। और ये इधर वाला आपका क्या है? ये आपका क्या है? उस ब्रांच का नाम है। जैसे कि DANDI, ये डड़िया एक बाजार, डड़िया मार्केट करके है, तो डड़िया ये क्या है? उसका डंडिया उसका लिखा हुआ है। अब देखिए, इसको मैं डेफिनेशन से समझाता हूँ। ये जो एफसी कोड होता है, मैंने आपको बता ही दिया, ये 11 अंकों का कोड होता है। और इसके जो शुरुआत के आपके 4 अंक होते हैं ना, शुरुआत के जो फर्स्ट आपके 4 आपके डिजिट होते हैं, वो अल्फ़ा आपके डिजिट होते हैं। मतलब अल्फ़ा बोले तो जैसे ABCD ये वाले आपके डिजिट होते हैं। जैसे कि इसमें आपके 4 आपके जो आपके हैं, ये आपका BARB, ये आपके 4 आपके डिजिट हैं। और ये डिजिट आपके क्या होते हैं? बैंक कोड होते हैं। मतलब ये बैंक को बताते हैं ये कौन सी बैंक है। इससे आपको बैंक के बारे में पता लग जाता है ये कौन सी बैंक है।
कोई भी आप बैंक ले लीजिए, यूनियन बैंक आप इंडिया अगर ले लेंगे तो उसके 4 अंक आपको मिल जाएंगे, उससे पता लग जाएगा आपका ये यूनियन बैंक है। आप पंजाब ले लें तो PUNB ऐसे करके कुछ मिल जाएगा आपको। तो आप किसी भी बैंक का ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये 4 अंक आपके किसके होते हैं? बैंक कोड होते हैं। ये बैंक को बताते हैं कौन सी बैंक है। और बीच में जो आपका जीरो होता है, ये आपका क्या होता है? जीरो। लोग इसको ओ समझ लेते हैं और ओ ये नहीं होता है, ये आपका क्या होता है? जीरो होता है। इसको सेंट्रल कोड कहते हैं और इसका बड़ा ही फ्यूचर में क्या होता है? उपयोग होता है। और लास्ट के आपके जो 6 डिजिट होते हैं ना, ये आपके ब्रांच कोड को बताते हैं। क्या बताते हैं? ये ब्रांच कोड को बताते हैं। और ये वाले कोड आपके कैसे हो सकते हैं? ये आपके डिजिट भी हो सकते हैं और आपके अल्फ़ा में भी हो सकते हैं, ये किसी में भी हो सकते हैं। अलग अलग बैंक का अपना अलग अलग सिस्टम है। जैसे SBI में ये सारा का सारा इधर का जो 6 अंक होते हैं वो डिजिट्स के होते हैं, और जो बैंक ऑफ बड़ौदा होती है ना, उसके ये कोड आपके क्या होते हैं? अल्फ़ा में होते हैं। तो ये अलग अलग बैंक टू बैंक वेरी करता है कैसा क्या होने वाला है। ये आपको इमेज दिख रही है IFSC कोड की, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब MICR को समझते हैं। MICR फुल फॉर्म समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका उपयोग देखिए क्या है। जैसे कि बैंक जो होती है ना, बैंक में आपने चेक के थ्रू कभी पेमेंट लिया हो या कुछ भी, आपने चेक तो देखी होगी ना। चेक जब आप बैंक में लेके जाएं और आप पेमेंट कराने जाएं चेक के थ्रू, तो वो चेक को क्या करते हैं? अगर बहुत ज़्यादा चेक्स उनके पास होती हैं तो वो क्या करते हैं? उसको रीड करने के लिए, बैंक में अधिक संख्या में चेक को रीड करने के लिए क्या करते हैं? इस MICR एक मशीन होती है उनके पास, और उस चेक पे MICR कोड लिखा होता है, और वो उनके पास MICR मशीन होती है। वो उस मशीन में लगाते हैं और चेक का पूरा डाटा उनके कंप्यूटर में शो हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका MICR आपका होता है। चेक में क्या होते हैं? कुछ चुंबकीय कैरेक्टर्स होते हैं, उनको एक जो मशीन होती है MICR मशीन, वो उनको पकड़ लेती है, यानी कि पढ़ लेती है, रीड कर लेती है, और उससे सारा का सारा उसमें क्या है? दिख जाता है। अब देखिए, मैं आपको पहले चेक आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको क्या है? चेक आपको दिख रही होगी, और जिसमें ये वाला जो डाटा होता है ना, ये आपका क्या कहलाता है? MICR आपका कोड कहलाता है। और यहाँ पे आपका ये क्या होता है? FC कोड होता है। थोड़ा जूम नहीं हो रहा है, नहीं तो अभी आपको दिख जाता। अच्छा है नहीं आपको दिखा, नहीं तो आपको दिख जाता तो और गड़बड़ हो जाती। अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? ये देखिए, अब ये जो कोड होता है MICR, ये 9 अंकों का कोड होता है। 3 अंक जो होते हैं वो ब्रांच को बताते हैं कि कौन सी ब्रांच है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक है, और कोई भी है, HDFC है, ये ब्रांच को बताते हैं। और 3 जो कोड होते हैं वो सिटी को डिनोट करते हैं कि ये किस सिटी में है, शाहजहाँपुर में है या पीलीभीत में है, बरेली की है, ये कहाँ भी है, ये बताते हैं। और आपके क्या हैं? 3 कोड आपके क्या हैं? बताते हैं, ये बैंक का नाम बताते हैं। देखिए, ये ब्रांच का बताते हैं कि मतलब कहाँ पे ब्रांच है। जैसे कि अभी मेरे यहाँ पे तिलर है, शाहजहाँपुर है, निगोई है, ये सब क्या है? ब्रांच हो जाती हैं। लेकिन निगोई में अब कौन सी बैंक है, ये बैंक का नाम बताते हैं, 3 आपके डिजिट। तो ये आपके 9 अंकों का कोड होता है। आज के बाद शायद मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कन्फ्यूजन होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे चेक है आपका, ओवरड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट है, CBS है, इनको समझते हैं। देखिए क्या है? चेक। चेक से क्या है? 2 लाख से ऊपर का जो पेमेंट है वो आपको चेक से ही करना चाहिए, ऐसा आपका क्या है? एक मतलब ऐसा किया जा रहा है। ऐसा जो बैंक है वो ऐसा ही कहती है कि ऐसा होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इससे मैं आपको बताऊंगा आगे, जो टैक्स चोरी होता है, जो काला धन होता है ना, वो पता ही नहीं चलता है अगर आपका ये होता है। चेक से क्या है? 2 लाख से ऊपर के पेमेंट आपको चेक में करने चाहिए। मतलब आपको किसी को 2 लाख देने हैं ना, तो चेक दे दीजिए उसको। वैसे आप कैश दे सकते हैं, कोई भी आपने उसकी वस्तु खरीदी, कुछ भी खरीदा तो आप कैश देते हैं। तो बताया जाता है कि 2 लाख से ऊपर का पेमेंट आपका चेक में देना चाहिए, और या फिर DD डिमांड ड्राफ्ट बना के देना चाहिए। आप NEFT से कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई भी कैश करा सकता है। और इसको क्या है? चेक को क्या है? कोई भी कैश करा सकता है। ये चेक जो होता है, आप जिसको देते हैं वो कैश करा लेगा जाके, जिसके नाम पे आप दे देंगे वो कैश करा सकता है। और चेक आपके क्या है? बाउंस। चेक बाउंस भी आपके होते हैं। चेक आपने देखा होगा, सुना होगा, चेक बाउंस हो गया, लोग कहते हैं चेक बाउंस हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? अगर मैंने मान लिया आपको चेक दिया, आपको मैंने मान लिया 2 लाख का चेक दिया काट के, और आप चेक को भुनाने गए। चेक को मतलब क्या है? पैसे आप लेने गए बैंक में।
अब क्या हुआ, मैंने तो चेक दे दिया और मेरे खाते में 2 लाख पैसे ही नहीं है। तो आप चेक बनाने जब जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो बैंक में जब वो चेक डालेंगे अपना, उसमें उसका नंबर डालेंगे MICR वगैरह, तो वो चेक क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस इनसफिशिएंट दिखा देगा। तो वो चेक को उसको एकदम से बाउंस कहेंगे कि मतलब चेक उल गया है, बाउंस हो गया है, यानी कि खाते में पैसे नहीं थे और चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया है। अब इसको समझते हैं डिमांड ड्राफ्ट। एक डिमांड ड्राफ्ट होता है। अभी जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, इससे भी पैसे निकाले जाते हैं, ये भी पैसे निकालने का एक तरीका है। लेकिन इससे क्या होता है कि इसमें ये बाउंस नहीं होता है, और इसका क्या है, इसमें पहले ही पैसे आपको जमा करने होते हैं, तब जाके इसमें पैसे निकलते हैं। मतलब सर क्या है, ये डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि आप, इसको क्या होता है ना कि आप बैंक जाते हैं। पहले क्या होता था, जब तक ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहे थे, आप कोई फॉर्म भरते थे तो ऑनलाइन पेमेंट की कोई सुविधा नहीं थी आपको कटाने की। तो पहले होता क्या था, कोई भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट के क्या जरिए आपको क्या है, फॉर्म क्या बोलता हूँ मैं, जमा किए जाते थे। जैसे कि आप गए बैंक, आपकी फ़ीस, फॉर्म फीस आपकी 500 रुपये कटती थी, तो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जाते थे। जो भी आपका, जैसे कि मान लिया कि SBI का आप फॉर्म भर रहे हैं, SBI बैंक के लिए एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पे आता था डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए जाके। वहाँ से एक पेज निकलता था और आप वो पेज लेके बैंक जाते थे, पैसे लेके जाते थे। बैंक आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बना के देता था, एक कागज़ बना के देता था, जैसे चेक नुमा एक कागज़ दे देता था। और वो आपका क्या है, कहीं पे जमा करना होता था, जैसे कि डाकखाने में या कहीं पर भी। वो डाकखाने के द्वारा जहाँ पे पहुँचना होता था, वहाँ पे वो डिमांड ड्राफ्ट पहुँच जाता था, और उस डिमांड ड्राफ्ट से वो जहाँ पे पहुँचता था वो लोग पैसे निकाल लेते थे। क्योंकि इसमें पहले से ही पैसे पे हो जाते हैं, तो ये बाउंस होने का सवाल ही नहीं होता है। अब ओवरड्राफ्ट एक सुविधा है। ओवरड्राफ्ट ये कोई योजना नहीं है, ये एक फैसिलिटी होती है जो अलग अलग खातों पे आपकी होती है। ये एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्रेडिट कार्ड की तरह। जैसे कि क्रेडिट कार्ड मैंने अभी बताया था, अगर आपके खाते में पैसे नहीं भी हैं तब भी आप उससे क्या है, पैसे निकाल सकते हो। और उसकी मैंने कुछ लिमिट्स ही बताई थी। 30 से 45 दिन की विंडो आपकी होती है। विंडो का मतलब 30 से 45 दिन का उसका टाइमिंग होता है। अगर आप जमा कर देते हो तो फिर आपसे ब्याज नहीं पड़ता है। और ये भी आपका क्या है, क्रेडिट कार्ड की तरह ओवर आपका ड्राफ्ट होता है। इसमें भी क्या होता है, खाते में पैसे ना हो तो भी आप पैसे निकाल सकते हो। ये आपने जितने भी देखे होंगे जनसेवा केंद्र से होते हैं ना, जो आपके अंगूठे से, फिंगर से पैसे निकालते हैं, आपने अलग अलग जगह पे, हर जगह आपके लोकल में आपके जनसेवा केंद्र मिल जाते हैं। इन सब के आपके क्या होते हैं, OD अकाउंट होते हैं। OD बोले तो यही OD अकाउंट बोले तो उनके अकाउंट पे OD फैसिलिटी लगी होती है। वो आपके क्या करते हैं, सीधे बैंक जाते हैं, पैसा लिया और आपका क्या है, ग्राहकों को फिर से आपका क्या फिंगर लगा के बांटने लगते हैं। और वो वहाँ पे बैंक्स में उनका क्या, उनका लिमिट बनी होती है कि वो बैंक से उतने रुपए उठा सकते हैं, चाहे उनके खाते में हो या ना हो। तो यही आपका ओवरड्राफ्ट कहलाता है। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं होती है, ये कोई भी अपना लगवा सकता है। और ये एक लघु अवधि के लिए होता है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मान लिया 1 दिन के 2 दिन के लिए ऐसे होता है। और ये फैसिलिटी जो है, ये सुविधा जो है, चालू खाते यानी करंट अकाउंट पे आपकी होती है। आपके पास अगर करंट अकाउंट है तो आप अपना OD अकाउंट आपका बनवा सकते हो, OD फैसिलिटी आप ले सकते हो। और यही आपकी क्या है, जो PM जनधन योजना वाले अकाउंट होते हैं ना, प्रधानमंत्री जनधन जो योजना आई उसके थ्रू जो अकाउंट खुले थे ना, उसमें बताया गया था ना कि आपको, यही बोल के मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि 5,000 आपके खाते में आएंगे। तो ये खाते में आने वाली बात नहीं थी, 5,000 OD फैसिलिटी देने की बात की गई थी। वो आपको समझ नहीं आई थी लोगों को, तो लोग समझे थे कि सरकार 5,000 रुपये खाते में भेजेगी, लेकिन बात ये OD की थी। बाद में उसको बढ़ा दिया गया था, उस पर क्या है, 10,000 तक की OD फैसिलिटी होती है। आप चाहें तो 10,000 तक उसमें से एडवांस निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं, उसके ज़रिए आप निकाल सकते हैं। तो ये OD फैसिलिटी होती है, लेकिन आपको जमा करने पड़ते हैं फिर। अब एक होता है आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये सब एक टर्म है, इनसे क्या है सर, क्वेश्चन बनते हैं ना, इनसे आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये ऐसे वर्ड आपको मिल जाएं कि कोर बैंकिंग क्या होता है। मान लो CBS की फुल फॉर्म ही आपको देखने को मिल गई और आप कैसे बता पाएंगे। तो CBS क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब इसको समझना, देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बना के दिखाया है, इससे आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है। मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट है, मान लिया कि मैं दिल्ली में हूँ और मेरा अकाउंट यहाँ पे दिल्ली में है। समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये अकाउंट मेरा दिल्ली में है। और कौन सी बैंक में है सर, SBI में है।
और मेरा एक रिलेटिव है, माई एक रिलेटिव है जो जॉब करता है एसबीआई की ही बैंक में, जो कि आगरा में जॉब करता है। वो भी एसबीआई में ही आपका क्या है जॉब करता है। और मेरा भी खाता कहाँ पे है, दिल्ली में है, लेकिन एसबीआई में है। मैं दिल्ली में हूँ, एसबीआई का अकाउंट है मेरा, और वो जो है आगरा में है, और उसका क्या है एसबीआई में वो जॉब कर रहा है। अब मेरी उससे अच्छी पकड़ है क्योंकि वो रिलेटिव है। अब मुझे कोई सुविधा चाहिए, मतलब मैं कुछ चाहता हूँ कि मैं कहाँ बैंक जाऊँ, ऐसे ही काम हो जाए ना मेरा। तो ये जो आगरा में बैठा मेरा रिलेटिव है, इसके पास एक ऐप होता है फिनेकल ऐप। क्या नाम होता है उसका? फिनेकल ऐप जैसी एक सुविधा होती है उसके पास। वो जैसे कि हम बैंक जाके पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, या और भी कोई भी आपकी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये जो फिनेकल ऐप के थ्रू ये मेरा रिलेटिव है, ये वो सारी सुविधाएं मुझे प्राप्त करा देगा, सारी सुविधाएं मुझे उपलब्ध करा देगा। मैं यहीं बैठा रहूँगा, घर से निकलूँगा भी नहीं, ये मुझे सारी फैसिलिटी उपलब्ध करा देगा। और ऐसा नहीं है ये मेरा रिलेटिव है इसलिए करा दे रहा, ये एक सुविधा ही है इसलिए करा सकता है। लेकिन ये तो और इसमें क्या है, पूरा का पूरा ऐसा नहीं एकदम फेक डाटा, फेक चीज़ें की जाएँ, एकदम जेन्युइन चीज़ होती है। सेंट्रल डाटा मैनेजमेंट के तहत ब्रांच फ्री बैंकिंग होती है, आपको ब्रांच जाना ही नहीं पड़ता है, और आपकी क्या है बैंकिंग सुविधा आपको मिल जाती है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, कोर बैंकिंग। मतलब कोर बैंकिंग का मतलब आप कहीं पर भी हो और आपको कहीं से भी आपको क्या है सुविधा मिल सकती है। मतलब आप दिल्ली में हो और आपको आगरा से आपको क्या है फैसिलिटी मिल रही है, तो ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है। और इसका पूरा लेन देन का हिसाब भी रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गड़बड़ किया जाए, पूरे लेन देन का हिसाब रखा जाता है। और इसके लिए आरबीआई ने एक ऐसा ही एक ऐप जारी किया है, ई कुबेर ऐप, वो आरबीआई ने जारी किया है, और उसका भी बिल्कुल इसी तरह आपका इस्तेमाल होता है। तो ई कुबेर ऐप आपका एक आरबीआई का है। आपसे सिर्फ इतना याद रखना, ई कुबेर क्या है, ये आरबीआई के द्वारा जारी किया गया एक ऐप है। किसके द्वारा लॉन्च है, तो आरबीआई के द्वारा। ऐसे आपके टर्म्स आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे बढ़िए, एक सिस्टम होता है दोस्तों, उसका नाम होता है एलपीएस। क्या नाम होता है, एलपीएस। क्या नाम है, एलपीएसएस। अब ये जो एलपीएसएस है, इसका मतलब है लाइट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। क्या है, लाइट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। और ये इसको आरबीआई तैयार कर रहा है, मतलब अभी ये है नहीं, ये अभी विकसित नहीं हुआ है, इसको डेवलप कर रहा है आपका आरबीआई। ये क्यों डेवलप कर रहा है, क्योंकि ऐसा होता है सारे के सारे काम बैंकिंग के हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। जब भी नेट की सुविधा होती है तभी वो होते हैं। आप नेट बैंकिंग में जाते हैं, बैंक जाते हैं, तो कहाँ कभी कभी होता है कि वहाँ पे लिखा रहता है कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इसीलिए ये तैयार हो रहा है, जब इंटरनेट बंद हो जाए तब उसके लिए कोई बैकअप सिस्टम होना चाहिए। मतलब हम तब भी काम कर सकें जब इंटरनेट हमारा काम ना कर सकता हो, तब भी इसके लिए एलपीएसएस एक सिस्टम बनाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। ये आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं काला धन। एक काला धन आपने सुन रखा होगा, ब्लैक मनी जैसी चीज़ आपने सुन रखी होगी। इसको समझिए, ब्लैक मनी क्या होती है। देखिए ब्लैक मनी, वैसे तो ये जो काला धन होता है, ब्लैक मनी क्या है, इसकी कोई भी ऑफिशियल परिभाषा नहीं है, कोई भी मतलब ऑथेंटिक इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि इस तरह से कमाया गया धन ब्लैक मनी कहलाएगा, चोरी करके कमाया गया धन ब्लैक मनी कहलाएगा, ऐसा कोई भी इसकी परिभाषा नहीं है। इसमें क्या होता है, ब्लैक मनी का मैं सीधे सीधे संबंध बता दूं तो ऐसा धन जो किसी भी तरह से कमाया गया हो, किसी भी तरह से कमाया गया हो, और उस पर अगर आपने टैक्स नहीं दिया है, सरकार को अगर गवर्नमेंट को टैक्स आपने पे नहीं किया है, तो वो ब्लैक मनी में काउंट होती है। क्या है, सीधे सीधे बात क्या है, वो ब्लैक मनी में काउंट होती है। और इसे पैरेलल इकोनॉमी भी कहा जाता है। ब्लैक मनी को पैरेलल समानांतर अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है ब्लैक मनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पैरेलल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और इसे अनियमित अर्थव्यवस्था, अनरेगुलेटेड इकोनॉमी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा धन ये होता है जिसे छुपाया गया हो, अनरेगुलेट हो, क्योंकि इसका पता ही नहीं लोगों को होता है। मतलब सरकार को इसके बारे में पता नहीं होता है कि आपके पास धन है, और सरकार को आप नहीं दिखा रहे हो। आप बैंक में जमा ही नहीं कर रहे हो, आप तो अपने घर में रख रहे हो, आप कोई भी ऑनलाइन बात ही नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे हो, तो ये क्या है, सरकार की नज़र में आ ही नहीं पा रहा है ये धन। और ऑनलाइन आप करते हो तो वो सरकार की नज़र में रहता है। तो उस पर क्या, ऐसा धन जिसे छिपाया गया हो, या फिर क्या कह सकते हैं जिस पे इनकम टैक्स ना दिया गया हो, आपका क्या है टैक्स ना पे किया गया हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब इसके आपको क्या है, दो तरीके, आपके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका गैर कानूनी तरीके से आपका क्या है कमाया गया धन, जैसे कि आप
और इसका मेजरमेंट बड़ा ही कठिन है। गैर कानूनी कैसे होता है, जैसे कि आपने चोरी कर ली वो भी गैर कानूनी है, आपने कहीं डाका डाला वो भी गैर कानूनी है, आपने खनन कहीं पे मतलब खुदाई करके या कुछ भी, ये सब इलीगल आपके क्या होते हैं, काम होते हैं। तंबाकू और फिल्म टीवी में भी आपका, फिल्म एवं टेलीविज़न के द्वारा भी आपका कुछ इलीगल करके आपका कमाया जाता है। तंबाकू जैसी चीज़ों को आपका सप्लाई करके भी कमाया जाता है। आप अफीम, चरस, गांजा, इनका ये सब क्या है, लीगल आपकी एक्टिविटीज़ ही तो है ना। और आपकी कुछ आपकी क्या जो कानूनी एक्टिविटीज़ हैं, आप लीगल तरीके से पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, परंतु अनुसूचित नहीं कर रहे हो, सरकार को नहीं बता पा रहे हो कि मेरे पास इतना धन है, क्योंकि आप बैंक में अपना जमा ही नहीं कर रहे हो, आप अपने घर में रख रहे हो। आप कर तो मेहनत रहे हो, आप सुबह से शाम ड्यूटी कर रहे हो और आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन आप सरकार को नहीं बता रहे हो। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, क्यों, क्योंकि आप टैक्स से बचना चाहते हो, आप कर से बचना चाहते हो, और कर से आपको क्या है आप बच जाते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, आपका ब्लैक मनी कहलाता है। और मैं आपको एक सिंपल बात में कहूँ, ऐसा हर वो धन जिस पे टैक्स पे नहीं किया गया है वो ब्लैक मनी कहलाता है, काला धन कहलाता है। जिस पे टैक्स पे नहीं होता है वो ब्लैक मनी कहलाता है। और वो एक तरीके से मैं सीधे सीधे बात करूं तो टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी तरह से कमाए गए धन को एक तरीके से पाक कर देता है। पाक मतलब एकदम वाइट मनी बना देता है। अगर आप उस कोई भी आपने धन कमाया है और आप उसको टैक्स पे करते हो तो वो एक तरीके से वाइट मनी में आपका हो जाता है, फिर चाहे वो इलीगल तरीके से कमाया गया हो चाहे लीगल तरीके से। अब हालांकि ये डिफिनेशन मेरी जो बताई हुई है वो कितनी आपके लिए सूटेबल बैठती है या नहीं बैठती है वो एक अलग बात है, लेकिन एक ये मतलब ये जो है ब्लैक मनी उसी को कहा जाता है जिस पे बस टैक्स ना दिया गया हो, बस उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। बाकी आपकी इलीगल मनी हो सकती है। आप क्या कह सकते हैं, आप जैसे कि लोग जाली नोट का कारोबार शुरू कर देते हैं, वो आपका जाली नोट में आ जाता है, वो भी इलीगल होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप देखिए जो काला धन है, काले धन को रोकने के तरीके आपके क्या हैं, मेथड्स क्या हैं जो इनको रोका जाए। तो एक तो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, और एक आपका है इनपुट आधारित विधि। क्या है, इनपुट आधारित विधि। अब देखिए इनको दोनों को समझते हैं। जो ये आपकी मौद्रिक नीति है ये सरकारी प्रयास होते हैं, इसमें गवर्नमेंट आपकी क्या है एफर्ट लगाती है। जैसे कि इसने बता ही दिया कि 2 लाख से ज़्यादा का अगर कैश आपको है, 2 लाख से ज़्यादा कैश आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। 2 लाख से ज़्यादा कैश नहीं, उसको फिर NEFT कीजिए, OD कीजिए, चेक के द्वारा लीजिए, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कीजिए। और सरकार ने क्या, जैसे आप बैंक में जाते हैं 50,000 से अगर आप ऊपर पेमेंट निकालते हैं या जमा करते हैं तो बैंक क्या क्या कहती है, पैन कार्ड दीजिए सर, पैन कार्ड। या कहीं कहीं पे ये होता है कि 2 से 2.5 लाख से ऊपर अगर आप पेमेंट निकालते हैं, जमा करते हैं, तब आपसे क्या है पैन कार्ड मांगा जाता है, ताकि ब्लैक मनी को रोका जा सके, ब्लैक मनी को रोका जा सके। और ये जो ब्लैक मनी है ना, अब यहाँ पर भी पहले इधर समझ लेते हैं फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ। इनपुट आधारित जो विधि होती है, इनपुट बेस्ड मेथड जो होता है, इसमें क्या होता है, किसी क्षेत्र में कितना पैसा जनरेट होना चाहिए था और वास्तव में कितना आपका रियलिटी में कितना पैसा जनरेट हुआ है, ये आपका क्या है इनपुट आधारित विधि। मतलब कहीं पर भी कितना पैसा आपका होना चाहिए था और वहाँ पे वास्तव में कितना हुआ है, कहीं अधिक तो नहीं हो गया। अगर अधिक हो गया तो फिर वो ब्लैक मनी में आपका क्या है काउंट किया जाएगा और उसको क्या है, उसको उस पर निगाह रखी जाएगी, उस पर सरकार की नज़र रहेगी और उसको क्या है रोका जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आयकर विभाग, ये पैन कार्ड कौन जारी करता है सर, आयकर विभाग इसको जारी करता है। आयकर विभाग इस पर क्या करता है, लीगल कार्रवाई करता है और लीगल कार्रवाई के जरिए काला धन जो अर्थव्यवस्था है ये इसके लिए घातक बताता है। क्या कहता है कि काला धन अर्थव्यवस्था के लिए क्या है बड़ा ही घातक होता है, देश के आर्थिक विकास में ये बड़ा ही बाधक होता है, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता है किसके पास कितनी मनी है और कौन टैक्स चोरी कर रहा है। क्योंकि टैक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो सरकार की आमदनी होती है और सरकार की आमदनी जितनी होगी वो उतनी बेहतर अपनी योजनाओं को लागू कर पाएगा, उतनी बेहतर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर पाएगा, उतने बेहतर तरीके से देश की जो प्रगति के लिए जो भी आयाम ज़रूरत है ना उनको वो मतलब जुटा पाएगा। और इससे क्या होता है, राजस्व में हानि होती है, जो सरकार होती है उसके राजस्व में कमी आ जाती है। कभी आपने टर्म पढ़ा होगा राजकोषीय घोटाला, नहीं मतलब राजकोषीय घाटा, आपने एक वर्ड सुना होगा, वो इसकी वजह से भी आपका होता है। और ये जो काला धन है ना इसका लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये जो ब्लैक मनी है इसका कहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं पता है,
लोग मनोरंजन में इसको उड़ाते हैं, सट्टेबाजी करते हैं। जैसे कि आपने कहीं जुआ खेला है और आपके पास वो पैसा आपको मिल गया, फिर आप क्या करेंगे ना, फिर आप उसको सही काम में नहीं लगा पाएंगे। आप तुरंत आप जाएंगे मार्केट, कहीं मुर्गा, कहीं ये, कहीं वो, ये सारी चीज़ें आप खरीद डालेंगे। आप उसको सही जगह पे यूज़ नहीं करेंगे। नशेबाजी में इसका इस्तेमाल हो, चुनाव, भ्रष्टाचार में, करप्शन जैसी चीज़ों का, ब्लैक मनी आपको क्या है, इन सारी चीज़ों में उलझा के रखती है। आप कोई ऑनलाइन गेम, जैसे गेम्स होते हैं ना, अगर आप गेम्स होते हैं ना, ये सब मुझे तो मतलब कभी नहीं समझ में आता है ये सारी चीज़ें क्या हैं। लोग बड़ी टीम इंडिया, ये ड्रीम 11, ये वो, ये सब क्या है, देश के युवाओं को क्या बनाया जा रहा है, जुआरी बनाया जा रहा है। आप तो ऐड कर रहे हो, आपको अगर इतना ही उसमें है तो आप खुद गेम खेलिए ना, आप खुद टीम बनाइए ना। आप ऐड कर रहे हो, आपको तो ऐड करने का पैसा मिलता है, लेकिन आप युवाओं को उनके लक्ष्य से भटका देते हो, उनको स्टडी से भटका के गेम में लगा देते हो। और वो लोग, अभी तो एक आपने खुद ही आप वीडियो देखा होगा जिसमें 96 लाख कोई हारा था। फिलहाल वो कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ऐसा होता है, लोग हारते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई को पढ़ते हैं। अब इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम है। एनपीसीआई का नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसको कहते हैं। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अब इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। कैसे हुई थी? एक आया था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। क्या आया था? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। किसके द्वारा आया था? आरबीआई और एक आईबीए। क्या होता है आरबीआई? तो आप जानते हैं। आईबीए क्या होता है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन होता है। तो उसके द्वारा ये आया था। अब इसका मुख्यालय सर कहाँ पे? एनपीसीआई का मुंबई में है। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। और इसको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। और ये नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है। नॉन फॉर प्रॉफिट आपका क्या है? कॉरपोरेशन है। क्या है? ये अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। सर फिर कैसे काम करती होगी? इससे जो भी मतलब इससे इसका आमदनी होता है ये अपने डेवलपमेंट में ही लगा देती है, ना कि उसको कहीं और यूज करती है। अपने ही डेवलपमेंट में मतलब लगा देती है। अब ये जो एनपीसीआई है, मैं यहाँ पे सिंपल एक वर्ड बोलता हूँ, उसको समझना। हम दिन भर में जो भी करते हैं, जैसे कि हमने फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र किए, क्यूआर कोड पे ट्रांसफ़र किए, जितने एटीएम से आपके ट्रांसफ़र किए, एटीएम से निकाले, जमा किए, इन सारी चीज़ों का जो ट्रांजैक्शंस होता है, इनकी ट्रांजैक्शन डिटेल कहीं ना कहीं तो आपकी सुरक्षित होती होगी, कहीं ना कहीं तो इनका रिकॉर्ड रहता होगा ना। तो इन सारी चीज़ों का जो रिकॉर्ड है वो आपका एनपीसीआई के पास रहता है। सीधी सीधी बात आपको समझ आई होगी। और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे, ये चीज़ मैंने लिखी तो नहीं है ना, लेकिन आपको इसीलिए क्लास देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए इसके टूल्स कौन कौन से हैं। एनपीसीआई के टूल कौन कौन से हैं, टूल को समझिए। मतलब ये किन किन एनपीसीआई के अंतर्गत कौन कौन से टूल आते हैं, किसके किसके द्वारा एनपीसीआई अपना काम करती है। आईएमपीएस आप समझ ही चुके हैं, पीछे मैंने बता दिया है। रुपे कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। और ये 2014 में आपका आया था रुपी कार्ड का। यहाँ पे क्या लिख दिया? पूपी कार्ड लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? पूपी कार्ड। यहाँ पे होना चाहिए रुपी। ये रुपी प्लस पेमेंट से बना है। क्या? रुपी प्लस पेमेंट, ये तभी इसका क्या बन गया है? रुपे। रुपी प्लस पेमेंट यानी कि आपका क्या बन गया है? रुपए बन गया है। ये 2014 में आपका आया था। और एटीएम आपका ये वही है, आपका रुपे कार्ड भी तो आपका एटीएम ही है ना। भीम ऐप आपका, ये सब आपका किस में काम आते हैं? ये सब एनपीसीआई के टूल हैं। एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। यूपीआई जो 2016 में आपका आया। आपका बीबीपीएस आपका, ये भी आपका क्या है? इसका टूल है। एनएसीएच आपका इसका ही टूल है। एनएफएस आपका टूल है। एमडीआर आपका टूल है। और भी कई एक टूल हैं जो मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। अब इनको समझ लेते हैं। इसके बाद सिर्फ एक ही स्लाइड है दोस्तों, बस एक ही स्लाइड है और सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। देखिए सबसे जल्दी समझते हैं। भीम। भीम का नाम क्या है? भारत इंटरफेस मनी। और ये जो पेमेंट करता है, इसके द्वारा जो पेमेंट होते हैं वो यूपीआई के माध्यम से होते हैं। क्या? यूपीआई के माध्यम से इसके पेमेंट होते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये कब आया था? 2016 में आपका लॉन्च हुआ था। क्या? यूपीआई आपका 2016 में भीम ऐप आया था। उसी टाइम सेम टू सेम आपका यूपीआई आया था। भीम ऐप यूपीआई पे ही काम करता है, तो यूपीआई और भीम ऐप को साथ ही लॉन्च किया गया।
कब 30 दिसंबर 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। और क्या बोलता हूँ, भाषा 20 भाषाओं में, इसमें 20 भाषाओं में मतलब ये काम करता है आपका भारत जो इंटरफेस मनी है भीम में 20 भाषाओं में काम करता है, जिसमें इंग्लिश भी शामिल है। और अब आप APS को समझिए, क्या आपका APS कहाँ पे ये है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, रुपए IMPS। अब ये देखिए आप क्या है APS, इसको आप समझिए। APS का नाम क्या है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये जब 2016 में आधार एक्ट आया था उसके बाद इसको जारी किया गया था। और इसमें क्या होता है, आधार के द्वारा जो फिंगर ऑथेंटिकेशन, आप जाते हैं जन सेवा केंद्र पे, मैं खुद ही मतलब ये काम करता हूँ कि फिंगर, लोगों के पैसे फिंगर लगा के निकालता हूँ, तो मुझे ये अच्छे से पता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसको कहते हैं। और यहाँ पर भी आप सर्विस मत लगा देना, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक प्रणाली होती है। और इसमें क्या है, सर्विस प्रोवाइड बाय BC क्या होते हैं, BC क्या होते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। मतलब जो गांव में जो जनसेवा केंद्र होते हैं उनके पास BC पॉइंट होता है। BC पॉइंट बोले तो उनके पास बैंक का एक पॉइंट होता है, जिसके द्वारा वो सारी बैंकिंग सुविधाएं लोगों को, ग्राहकों को आपके लोकल लेवल पे देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। और ये आपका APS में आता है। अब क्या है, BBPS क्या है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो होता है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये भी आपका NPCI का ही टूल है। इसमें आप बिल पे करते हैं, हर माह 1 तारीख को ऑटोमेटिक आपका क्या है, ये क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है बिल। ये एक वैसा मतलब सिस्टम होता है जिसमें ऐसा कुछ होता है, और इससे आपका क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका होता रहता है। अब आपका एक NACH आपका है, क्या है, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। क्या है, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। इसको आप इतना, इसकी फुल फॉर्म ही याद रखना। अब आपका एक क्या है, आपका NFS क्या है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच आप इसको बोलते हैं। ATM नेटवर्क जो होते हैं वो इसी से जुड़े रहते हैं, जो ATM से हम पैसे वगैरह निकालते हैं ना, वो इस NFS से ही जुड़े रहते हैं, इसी से, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच से आपके क्या हैं, कनेक्ट रहते हैं। एक MDR होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसको बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ऐसी दर होती है जिस पे व्यापारी जो होते हैं वो अपना कार्ड के द्वारा पेमेंट करते हैं। व्यापारी कार्ड पेमेंट एक होता है, उनके पास एक कार्ड होता है व्यापारी कार्ड पेमेंट, वो इसी पे आपका क्या है, उनका बेस्ड होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे। एक आपका क्या है, NETC। क्या है, NETC यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह। ये फास्टैग जैसी जो सुविधाएं होती हैं, आपने देखे होंगे, टोल प्लाजा जो होते हैं, टोल रोड होते हैं, ये वहाँ पे तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एक आपका डाक पे होता है जो 2020 में जनरेट किया गया, विकसित किया गया। ये डाक विभाग ने, और आपने सुना होगा एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जैसी एक होती है, जो कि डाक के द्वारा ही एक बैंक खोली गई है, पेमेंट बैंक होता है उसका नाम। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है आपका, जियो पेमेंट बैंक है, और आपका बहुत सी ऐसी पेमेंट्स बैंक हैं, आपकी फिनो पेमेंट बैंक हैं, ऐसे ही आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, डाक पे को। एक आपका क्या है, QR कोड, इसका नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स इसको कहते हैं। इसको विकसित किसने किया, विकसित इसको क्या है, जापान में इसको 2D शेप में इसको विकसित किया गया था, 2D इसका फॉर्मेट, और भारत में इसका 3D फॉर्मेट विकसित किया गया था। तो पहले तो आपको QR की फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि आप अभी मैं ही आपको क्या QR दे देता हूँ कुछ लोगों को, मतलब क्या जो भी PDF लेते हैं तो QR भेज देता हूँ, वो तुरंत उसको स्कैन करके पैसे पे कर देते हैं, तो क्विक रिस्पॉन्स उसमें आता है। और आप भी करते होंगे कहीं पे, आपने चाय, कहीं पे होटल्स, फलानी जगह पे आप करते होंगे। एक आपका होता है UPI QR कोड। ये भी आपका क्या है, ये UPI के द्वारा विकसित किया जाता है। और जो UPI होती है ना, इसके अलग अलग ऐप हैं, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजन पे हो गया, अलग अलग ऐप हैं, और ये सारे के सारे UPI बेस्ड आपके क्या हैं, ऐप हैं। तो उनमें एक QR भी होता है, तो वही आपका क्या होता है, UPI QR होता है। ये स्कैन, क्या लिखा है यहाँ पे, स्कैन्ड बाई ऑल UPI ऐप। स्कैन्ड बाई ऑल UPI ऐप मतलब जितने भी UPI ऐप हैं उनके द्वारा ये स्कैन कर लिया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, UPI QR कोड बोलते हैं। एक भारत QR आपका क्या होता है, कोड होता है। क्या होता है, भारत QR कोड। ये NPCI ने विकसित किया, और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया,
वीज़ा प्लस आपका क्या होता है, वीज़ा और आपका मास्टर कार्ड की मदद से इसको विकसित किया। और इसको 2022 में आरबीआई ने इसको आदेश भी दे दिया कि हाँ इसको आप लॉन्च कीजिए। तो ये सारे आपके क्या हैं, एनपीसीआई के टूल्स हैं। आपको समझ आया होगा एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, इसको याद रखना 2008 में ये आपकी क्या है विकसित की गई थी। इसको आप ज़रूर याद रखना। एनपीसीआई कब आई थी, 2008 में आपकी एनपीसीआई आपकी आई थी। और आईएमपीएस कब आया था, 2010 में आया था। ये सारी बातें आप याद रखना। यूपीआई कब आया, 2016 में आया। ये सारे टूल आप याद रखना। तो आज की क्लास हमारी यही थी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, किसी को भी अगर हमारी पेड वाली पीडीएफ चाहिए, मतलब जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री आपका होगा, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट ज्योग्राफी, जिसमें ज्योग्राफी में आपका इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही होता है अब, तो वो आपकी 50 रुपये की आपकी मात्र एक पीडीएफ पड़ती है। वैसे तो पहले ये 100 रुपये की आपकी थी, लेकिन हमने इसको 50% डिस्काउंट पे रखा है। तो आपकी क्या है, ये 50 रुपये की आपकी पीडीएफ है, जिसमें आपका बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको क्या है कंटेंट मिलता है। और ये पीडीएफ आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। मैंने इस तरह से उनको कर दिया है, प्रिंट आप निकलवा सकते हो, पढ़ सकते हो। और ये फ्यूचर में मतलब ये ऐसी पीडीएफ्स होंगी, आप अलग अलग बैच खरीदते हो तो आपको इस तरह की पीडीएफ तो नहीं मिलती हैं। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे ही नहीं मिलती हैं। मैं भी पेड बैच में पढ़ता हूँ, खरीदता हूँ, ये सब करता हूँ, लेकिन ऐसी पीडीएफ नहीं मिलती है। इसीलिए मैंने इसको इस तरह से फॉर्मेट में, ये वो पीडीएफ होने वाली हैं जो आप आज किसी एग्ज़ाम के लिए अगर आप ले रहे हैं तो ये सिर्फ आज के लिए आपके काम में नहीं आएंगी, आपके फ्यूचर में किसी भी एग्ज़ाम के लिए काम आने वाली पीडीएफ्स हैं। तो एक बार अगर आपने इसको परचेज कर लिया तो आपके हमेशा लाइफ टाइम इसको क्या कर सकते हैं, काम मतलब इसको पढ़ सकते हैं। बार बार आपको अलग अलग बैच, अलग अलग चीज़ों में झंझट में पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप यहीं वीडियो देखिए, इन्हीं पीडीएफ को पढ़िए, कोई एग्ज़ाम दीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसको टैकल कर पाएंगे। ऐसा मेरा मतलब, ये मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि हर एक क्वेश्चन आप इससे कर पाएंगे, लेकिन आप 99% आप इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंटेंट तो यही रहने वाला है, कोई भी पढ़ा है। अब प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ती है, प्रैक्टिस के जरिए और भी क्वेश्चन डेवलप होते रहते हैं जो इस पीडीएफ में भी आपको नहीं मिल सकते हैं शायद। तो अगर आप लोगों को लगता है कि पीडीएफ चाहिए तो आप इसको परचेज कीजिए। 10, 20, 50 रुपए को मत देखिए, पीडीएफ को परचेज कीजिए। 10, 20, 50 आप किसी चाय होटल दुकान पे बैठ जाते हैं, पता ही नहीं क्यों कहाँ चले जाते हैं, आपके उठ जाते हैं, कुछ भी पता नहीं लगता है। लेकिन एक पीडीएफ खरीदने के टाइम पे आपको क्या लगता है, बहुत महंगी है सर, हमको प्रिंट भी निकलवाना है। अरे निकलवाना है, मैं भी जानता हूँ, एक बार निकलवाइए और पढ़ते रहिए, हमेशा हमेशा पढ़ते रहिए, कितनी भी एग्ज़ाम दीजिए। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों क्या है, धन्यवाद।